चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मीनिंग होता है बेसिक। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, कि लाइफ किस चीज से ओरिजिनेट हुई है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने बार्क ऑफ ट्री को, जो पेड़ की छाल होती है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है 2 लेंस सिस्टम, जिसमें हम 2 लेंस का यूज करके ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा कि जो बार्क ऑफ ट्री है वो कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिख रही है, और इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने बोला सेल। सेल ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड सेलुला से, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। हुक ने जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था वो बस सेल वॉल थी, मतलब वो डेड सेल थे, उसके अंदर कुछ भी लिविंग पार्ट नहीं था सेल का। एंटोनी वॉन ल्यूइनोक ने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया जो ओरिजिनल साइज से 270 टाइम्स ज्यादा बड़ी इमेज दिखाता था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। परकिंजे ने 1839 में एक टर्म दी प्रोटोप्लाज्म, जिसका मीनिंग है फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड पार्ट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म के अंदर आते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अभी हम आगे देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंगल लेंस सिस्टम होता है। इसमें एक ही लेंस की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं। दूसरी तरफ कंपाउंड में हम 2 लेंसेज का यूज करते हैं। एक होता है आई पीस, जिसके थ्रू हम देखते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज्यादा होती है सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था मैथियस स्लाइडन ने, थियोडोर चवान ने और रुडोल्फ विर्चो ने। इन तीनों ने अलग अलग टाइम पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। 1838 में स्लाइडन ने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की। उन्होंने प्लांट्स को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर और इनको पता चला कि जो प्लांट्स हैं सभी वो सेल से बने हैं। फिर चवान ने 1839 में एनिमल्स को स्टडी किया। उनको भी पता चला कि एनिमल्स भी सेल से बने हैं। फिर रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्टेटमेंट दी ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग होता है एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही आते हैं। रुडोल्फ विर्चो की इस स्टेटमेंट ने स्पॉन्टेनियस क्रिएशन के आइडिया को खत्म कर दिया। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन का मतलब था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो डायरेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट हो जाती हैं। इसके 3 मेन पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या उससे ज्यादा सेल से बने हैं। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और जितने भी नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। इसमें 2 नए पोस्टुलेट्स ऐड हुए हैं। पहला है कि सेल के अंदर हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो एक नई जनरेशन को अपनी पेरेंट जनरेशन से मिलती है। इसमें वो सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं जिससे सेल को पता चलता है कि कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे और किस टाइप की रिएक्शन होंगी सेल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एनर्जी फ्लो ऑफ लाइफ अकर्स विद इन सेल। इसमें जितनी भी रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो सभी सेल के अंदर ही होती हैं। तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हमारे पास सेल की एक डेफिनेशन होती है। वो क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सबसे छोटी यूनिट है जिसमें सारी लाइफ प्रोसेसेस हो जाती हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। अब सेल्स वेरी करते हैं शेप में, साइज में और फंक्शन में। हर सेल का शेप साइज अलग होता है और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जो लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल है। स्क्विड में इसकी लेंथ है वो 12 मीटर तक चली जाती है। लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमंस ओवम। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमंस स्पर्म सेल। अब सेल्स हमारे स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं या ओवल शेप के। इसका एग्जांपल है एग सेल, जिसको ओवम भी बोलते हैं। फिर आते हैं पॉलीगोनल या स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनार। इन तीनों के एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स हैं। ये लेयर स्क्वेमस सेल्स की है, उसके नीचे क्यूबॉइडल है और फिर कोलुमनार है। फिर डिस्कॉइड या बाइकनकेव, तो ये दोनों साइड से कनकेव लेंस जैसी शेप होती है। ये होती है रेड ब्लड सेल्स की। फिर स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप का एग्जांपल है स्मूथ मसल्स। ये दोनों तरफ से शार्प एजेस होते हैं इनके। नेक्स्ट है स्टेलेट या स्टार शेप्ड। इसका एग्जांपल है न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। तो न्यूरॉन्स इस शेप के होते हैं। ये है स्टेलेट या स्टार शेप्ड।
थ्रेड लाइक या फिलामेंटस के एग्जांपल है मसल फाइबर्स। तो ये मसल फाइबर्स का डायग्राम है। ब्रांच में आती है कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल्स हैं। इरेगुलर या अमीबॉइड, इसमें कोई फिक्स शेप नहीं होती सेल की, इसका एग्जांपल है व्हाइट ब्लड सेल्स। नंबर ऑफ सेल के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिसेलुलर, सेकंड मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, तो जिन ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। इसके एग्जांपल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है बैक्टीरियम। सेकंड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है। एग्जांपल्स हैं फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एक फंगस है जो सिंगल सेल्ड होती है, वो है यीस्ट। साइंटिफिक नेम इसका सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। इसका मेनली यूज होता है अल्कोहल फॉर्मेशन में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, अब सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? मेनली अगर देखें तो तीन स्ट्रक्चर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये हमारे दो डायग्राम्स हैं, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। दोनों में कुछ स्ट्रक्चर्स कॉमन है, कुछ डिफरेंट है। अभी हम वो देखेंगे कि कौन से डिफरेंट है, कौन से कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। तो सेल के बाहर जो ये लेयर है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेपरेट करती है सेल के कंपोनेंट्स को आउटसाइड एनवायरनमेंट से। ये फ्लेक्सिबल होती है और बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा अपनी शेप को चेंज करके फूड को एनगल्फ करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस। ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है, इसका मतलब है कि ये कुछ सब्सटेंस को एंट्री दे देती है, कुछ को नहीं देती। जो गैसेज होती हैं CO2 और O2 वो डिफ्यूजन की हेल्प से इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करते हैं। डिफ्यूजन हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। डिफ्यूजन क्या है? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस की मूवमेंट, कि जहाँ पे सब्सटेंस ज्यादा प्रेजेंट है उससे वो जहाँ पे कम प्रेजेंट है उसकी तरफ मूव करने लग जाता है। डिफ्यूजन में सेल की एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। वाटर भी डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता है और किसी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स अ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर मेम्ब्रेन के थ्रू उस साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्या होगा अगर हम सेल को अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस में रखें? तो अगर एक हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ले जिसमें जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो सेल की इनर कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है, तो सेल क्या करेगी? श्रिंक कर जाएगी। मतलब सेल के अंदर का जो भी वाटर कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। दूसरी तरफ अगर जो आउटसाइड द सेल सॉल्यूशन है वो लो कंसंट्रेशन का है तो उस केस में जो वाटर की मूवमेंट है वो बाहर से सेल के अंदर की तरफ हो जाएगी और सेल स्वेल अप कर जाएगी। ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इसमें कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होती वाटर की, जितना वाटर बाहर प्रेजेंट है उतना ही अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल के अंदर की और बाहर की दोनों कंसंट्रेशंस इक्वल होती हैं इस केस में। सेकंड है सेल वॉल। प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये मेनली सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज के साथ इसमें हेमीसेलुलोज या पेक्टिन भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया में ये लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और जबकि फंगस में काइटिन की बनी होती है। हाइपरटोनिक कंडीशंस में प्लांट अपना वाटर कंटेंट लूज कर देता है और सेल श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से जो कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर के वो सेल वॉल से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अगर हाइपोटोनिक कंडीशंस में सेल को रखें तो जो प्लांट सेल हैं या फंगल या बैक्टीरियल सेल हैं वो सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस शो करती हैं, तो सेल बर्स्ट नहीं होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन सेल्स में बेटर एबिलिटी होती है एनिमल सेल से अपनी सराउंडिंग में चेंजेस को विथस्टैंड करने की। थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ये डबल लेयर्ड है, उस लेयर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जो मटेरियल का एक्सचेंज लो करते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। क्रोमोसोम और डीएनए। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होते हैं हमारे रोड लाइफ स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड कर होता है तो उस टाइम ये विजिबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर सेल कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन।
कि सेल में कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे और फिर उनको किस तरीके से अरेंज किया जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट होती है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो वो पार्ट डीएनए के जो कोई ना कोई वर्क करते हैं उनको बोलते हैं हम जीन्स। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल डीएनए एग्जिस्ट एज क्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बिफोर डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। तो डिवीजन से पहले क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम्स में। फंक्शन क्या है न्यूक्लियस के, ये कंट्रोल करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन को, डायरेक्ट करता है सेल डेवलपमेंट और केमिकल एक्टिविटीज को। अब न्यूक्लियस के बेस पे हम सेल्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो जो पुरानी सेल्स हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसमें जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ना कि प्लास्टिड की फॉर्म में। प्लास्टिड भी हमारी एक ऑर्गेनेल है जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। फोर्थ है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जैसा सब्सटेंस है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये स्पेस और मीडियम प्रोवाइड करता है सेलुलर रिएक्शंस के लिए और मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, एक ऑर्गेनेल से दूसरे तक, या फिर सेल के आउटसाइड किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए भी मीडियम साइटोप्लाज्म ही प्रोवाइड करता है। फिफ्थ है सेल ऑर्गेनेल्स। ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं सेल में जो अपना एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि नेसेसरी होता है सेल के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। दे आर लाइक ऑर्गन्स ऑफ द सेल। वो सेल के ऑर्गन्स की तरह, जैसे हमारे हाथ पैर हैं ऐसे ही ये सेल्स के ऑर्गन है। ईच ऑफ विद अ डिस्टिंक्ट रोल, सबका अपना अलग काम है। सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दो टाइप का होता है ये, रफ एंडोप्लाज्मिक जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड की सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस। ये क्या है, स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स। तो मेम्ब्रेन से बने हुए कुछ थैले हैं, उनकी स्टैक बनी हुई एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई, स्टोर और उनकी पैकेजिंग करता है। इसके अंदर ही लाइसोसोम्स बनते हैं और सिक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं। थर्ड है लाइबोसोम्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। तो इनका मेन काम क्या है, ब्रेक डाउन करना वेस्ट प्रोडक्ट्स को, फॉरन जो बाहर से कोई बैक्टीरिया या कुछ अदर हार्मफुल सब्सटेंस आ रहा है उसको, या जो सेल के खराब पार्ट्स हैं ये उनको रिसाइकिल करता है। तो इसका दूसरा नाम है सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन होता है। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। इसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। फिफ्थ प्लास्टिड्स। ये हमें प्लांट्स में मिलते हैं, तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है और ये पिगमेंट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। इनमें पिगमेंट स्टोर होते हैं अदर देन ग्रीन। ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये स्टोर करते हैं स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन्स को। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं जो स्टोरेज में हेल्प करते हैं। प्लांट्स में बहुत लार्ज साइज के वैक्यूल होते हैं जो हेल्प करते हैं टर्जिडिटी मेंटेन करने में। टर्जिडिटी का मीनिंग होता है कि जो सेल है उसके अंदर प्रेशर मेंटेन रहे, ताकि जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हार्ड रहे, जो स्टेम्स हैं वो सीधे खड़े रहे, वो बेंड ना हो। इन एनिमल सेल्स या तो ये बहुत स्मॉल साइज के होंगे या बिल्कुल ही एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट है स्टेनिंग ऑफ सेल्स। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर करना, कि सेल्स के ऊपर हम कलर क्यों करते हैं। अगर सेल को हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें मोस्टली सेल्स ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। तो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए हम उनको कलर करते हैं स्टेन्स या डाइज की हेल्प से। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे जाके चिपक जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओनियन पील एक्सपेरिमेंट में अगर हम बिना आयोडीन के देखें तो पील हमें नियरली ट्रांसपेरेंट दिखेगी। तो उन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखने के लिए हम ओनियन पील को आयोडीन की हेल्प से स्टेन करते हैं। इसके अलावा और भी स्टेन्स होते हैं जैसे सेफेनिन या फिर मिथाइलिन ब्लू, इनका भी हम यूज करते हैं सेल्स को स्टेन करने के लिए।
इसके बाद आती है सेल डिवीजन, कि सेल डिवाइड कैसे होते हैं। दो प्रोसेस एंजाइम के थ्रू सेल डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है माइटोसिस, सेकंड है मियोसिस। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस में क्या होता है। इसका पर्पस है ग्रोथ, रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। टाइप ऑफ सेल डिवीजन कैसे होता है इसमें, ये दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है एक सिंगल पेरेंट सेल से। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहता है, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में प्रेजेंट होते हैं उतने ही डॉटर सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये मोस्टली सोमेटिक सेल्स में होती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितने भी सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो सारे सोमेटिक सेल्स होते हैं। सेकेंड है मियोसिस, इसका पर्पस है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म एंड एग। ये यूज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके हमें न्यू जनरेशन मिलती है। टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस 4 जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स। तो इसमें जो सेल्स होंगी वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगी, जबकि माइटोसिस में सेल्स आइडेंटिकल थी पेरेंट सेल से। क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ हो जाते हैं। डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड, मतलब उनमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू डिप्लॉइड पेरेंट्स, जबकि पेरेंट्स में उन क्रोमोसोम्स की कॉपीज भी प्रेजेंट होती हैं। और मियोसिस बस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। फिर ये डायग्राम्स है माइटोसिस और मियोसिस के। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। दूसरी तरफ मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनेंगे जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल से अलग होगी। मियोसिस में क्रोमोसोम्स रिकम्बिनेशन शो करते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, और डॉटर सेल्स की इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय, ये भी रॉबर्ट हुक ने की थी। विच माइक्रोस्कोप अलाउज अस टू सी सेल ऑर्गेनल्स क्लियरली। तो सेल ऑर्गेनल्स को क्लियरली देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सेल्स दैट लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड। तो वो सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये है सेल। According to cell theory, all living organisms are made up of cells. Which scientist stated all cells arise from pre-existing cell? Rudolf Virchow. The basic structural and functional unit of life is cell. Which type of cells have true nucleus? ये होता है यूकैरियोटिक में। Which of these is found in all cell? इनमें से क्या सभी सेल्स में मिलता है? Cell membrane. The rigid outer layer of plant cell is called cell wall. Which component regulates the movement of substance in and out of cell? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Cytoplasm is mainly composed of water, salt and organelles. Which organelle is called the powerhouse of cell? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। Which organelle contains digestive enzymes? ये है लाइसोसोम। Chloroplast is found in plant cells. Ribosomes are responsible for, ribosomes में होती है प्रोटीन सिंथेसिस। The fluid filled sac in plant cells that maintain turgidity is called, उसको बोलते हैं vacuole. Which of following is not bounded by a membrane? Ribosome. The network of membranes that help in transport within the cell is called endoplasmic reticulum. The genetic material of cell is located inside nucleus. Which type of cell has no membrane bound organelle? Prokaryotic cell. Plasmolysis occur in plant when they are placed in hypertonic solution. Turgidity in plant cell is due to vacuole. The process by which cell divide to form 2 daughter cells is called mitosis. Which of following is a difference between plant and animal cells? Presence of cell wall. Amoeba is an example of unicellular organism. These structures control all cellular activities. Nucleus. The outer covering of a cell is selectively permeable is called plasma membrane. The liquid part of cytoplasm in which organelles are suspended is called cytosol.